हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी वेयर वी लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। सो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ पॉजिटिवनेस के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई जो मनी होती है, हम लोग कहते हैं कि मनी सब कुछ होता है, तो स्टॉप चेजिंग मनी, स्टार्ट चेजिंग पैशन। तो पैशन सब कुछ होता है। तो क्लास 12th में आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? तो हम लोगों को ये पता है कि हर चीज जो भी आज हम लोग सरवाइव करने के लिए या हम लोगों की लाइवलीहुड के लिए जरूरी है वो है इनकम। मगर ये इनकम आएगी कहां से, और अगर आ गई तो अगर वापस चले गई, तो इसी सिस्टम को हम लोग समझने के लिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहां देखते हैं हम लोग, ये देखिए यहां पे ये लोग फॉर एग्जांपल यहां से एक इनकम जनरेट होती है, कुछ इस तरीके से चलती जाती है और ये चलती रहेगी, मतलब इसका कभी भी एंड पॉइंट ना आए। बट यहां पे ये जो सर्कुलेट हो रही है, ये जो फ्लो हो रही है, वो क्या है? इनकम। तो इस चैप्टर में हम लोगों को इनकम के फ्लो को पढ़ना है कि इनकम जनरेट कहां से होगी, किसके पास पहुंचेगी और ये वापस हमारे पास आएगी या नहीं आएगी। तो इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, अब हम लोग इस पे भी ध्यान देंगे। चलिए, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं? तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब ये क्लासिफिकेशन मतलब गुड्स को बांटना, क्योंकि गुड्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनकी मीनिंग क्या होती है और उसका यूज क्या होता है, ये सबसे पहले टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा जो टाइप है गुड का, वो जो है कंजप्शन गुड्स, या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, कंज्यूमर गुड्स। तीसरा जो गुड्स है उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल गुड्स। ये कैपिटल गुड्स क्या होते हैं ये हम लोग समझेंगे। थर्ड टॉपिक जो है हमारा वो है फाइनल गुड्स, और फोर्थ जो है उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, द कंज्यूमर गुड्स, द कैपिटल गुड्स, द फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। अब ये जरूरी क्यों है गुड्स का पढ़ना? क्योंकि भाई जब गुड्स बनाएंगे और बेचेंगे तभी तो पैसा आएगा, इनकम आएगी, अदरवाइज पैसा ही नहीं आएगा। इसीलिए पहले हमें टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ना जरूरी है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग, क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट, कितने टाइप की सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होती है ये समझेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो अलग अलग इकोनॉमी में किस तरीके से काम करती है। लास्ट हम लोग डिफरेंस बिटवीन देखने वाले हैं ये दो चीजों के बीच में, पहला स्टॉक और फ्लो और दूसरा जो है वो है लीकेजेस और इंजेक्शन। तो ये फर्स्ट पार्ट का एक हमारा प्लानर है कि इतने पार्ट्स हम लोगों को क्या करने हैं, कवर करने हैं। अगर इतने पार्ट्स का प्लान हमारा सही हो गया तो फर्स्ट चैप्टर में 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स हम लोग को मिल जाएंगे। तो अब हम लोग एक एक टॉपिक को काफी डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहां पे सबसे पहले हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कितने पार्ट में होता है? तो इन्होंने कहा क्लासिफिकेशन जो होता है मेनली 2 पार्ट्स में होता है, पहला कंजप्शन गुड्स और दूसरा फाइनल गुड्स। यहां पे हम लोग देखें तो दूसरा हो गया यहां पे कैपिटल गुड्स और ये इंटरमीडिएट गुड्स। लग रहा है कि ये दोनों एक ही जगह पे है, मतलब ये दोनों चीजें हम लोगों को चीजें बनाने में मदद करती है, मतलब प्रोडक्शन के लिए ये दोनों गुड्स हम लोगों को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कंजप्शन गुड्स प्रोडक्शन के लिए यूज होंगे, कैपिटल गुड्स भी प्रोडक्शन के लिए यूज होंगे। तो ये गुड्स कहां यूज होंगे? तो ये गुड्स मेनली होंगे कंजप्शन के लिए यूज, मतलब इन गुड्स का हम लोग यूज करेंगे कंजप्शन में। चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो गुड्स है कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स होते क्या हैं। तो कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हमारी डायरेक्टली नीड्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई, और हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग्स, और हमारी क्या होगी, वांट्स। तो ऐसे गुड्स जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते होंगे, ऐसे गुड्स को हम लोग यहां पे बोलते होंगे कंज्यूमर गुड्स और कंजप्शन गुड्स। अब लिखना क्या है, तो इट इज डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो ऐसे गुड्स जो हमारी वांट्स को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। दीज आर नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, मतलब ये दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में मदद नहीं करने वाले, ऐसे गुड्स को हम लोग क्या कहेंगे, कंज्यूमर गुड्स। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम और दूसरा मिल्क। अगर हाउस होल्ड इसको यूज करता है तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स और कंजप्शन गुड्स। अब जब कंजप्शन गुड्स की बात होती है तो कंजप्शन गुड और कंज्यूमर गुड्स भी बहुत सारे टाइप के होते होंगे। तो हम लोग को याद करना है कि ये 4 टाइप में डिवाइडेड है। पहला ड्यूरेबल,
सेकंड सेमी ड्यूरेबल, थर्ड नॉन ड्यूरेबल एंड फोर्थ वन इज द सर्विसेज। अब ये ड्यूरेबल क्या होता होगा? तो हम लोगों को ये पता है कि ड्यूरेबल का मतलब होता है टाइम, मतलब जो लंबे समय तक के हमारे साथ चल पाएगा गुड, उसको हम लोग बोलेंगे ड्यूरेबल। अब सेमी ड्यूरेबल का मतलब क्या हुआ? तो ड्यूरेबल का आधा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ड्यूरेबल गुड 5 साल चलता है, तो सेमी ड्यूरेबल तो उसका आधा हो गया। आधा का मतलब कम से कम 2 या 2.5 ईयर चल पाएगा। तीसरा नॉन ड्यूरेबल, मतलब जहां पे टाइम ही डिसाइड ना हो कि वो कितने दिन चल पाएगा। लास्ट वन इज द सर्विसेज। अब ये सर्विसेज क्या होती है? तो ऐसी सर्विसेज कहलाती है जब आपके काम जिन चीजों से बिल्कुल भी क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो काम आसान हो गया तो ये सर्विसेज कहलाएंगी। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज क्या होती है। तो ड्यूरेबल गुड्स पे हम लोग आते हैं। ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, दोज गुड्स, वो गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर। सेवरल मतलब 100 सालों तक का यूज करेंगे क्या? नहीं, मतलब एक टाइम तो बताओ भाई कब तक इसको यूज करोगे। तो इनने कहा कि लगभग और लगभग 3 और मोर ईयर्स। ऐसे गुड्स जो लगभग 3 साल या 3 साल से ज्यादा यूज कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे यहां पे ड्यूरेबल गुड्स। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लोग टेलीविजन ले सकते हैं, यहां पे हम लोग एसी ले सकते हैं, यहां पे हम लोग रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं। तो ये सारे गुड्स लगभग 3 या 3 साल से ज्यादा हम लोग यूज कर लेते हैं। अब यहां पे बात आती है कि भाई गुड्स आप जब खरीदोगे तो उसकी गारंटी और वारंटी मिलेगी। तो अब गारंटी और वारंटी के बीच में डिफरेंस क्या होता होगा? तो गारंटी का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदे और उसमें कुछ भी अगर फॉल्ट आ जाता है, 100% अगर उसका रिप्लेसमेंट हो गया तो ये हो गई गारंटी। बट वारंटी का मतलब क्या हुआ? तो अगर उसमें कोई पार्ट्स रिप्लेस कर दिया जाता है उसको बोलते हैं वारंटी। तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होंगे जो 3 या 3 साल से ज्यादा हमारे साथ बने रहे। ओके, बट उनकी जो वैल्यू होती है जनरली हाई होती है। अभी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर हम कुछ भी लेने जाएंगे तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 15,000 से लेके हो सकता है 1,50,000 हो, मतलब कि एक बहुत बड़ा बजट हमारा लगने वाला है इसमें। इस तरीके से हम लोग ड्यूरेबल गुड्स को लिख सकते हैं कि ड्यूरेबल गुड्स होते क्या हैं। बट आगे क्या बोलता है? दीज गुड्स आर रिपीटेडली यूज। बट ये गुड्स को हम लोग रोज यूज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है रेफ्रिजरेटर आज यूज करी और 1 साल बाद यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसे गुड्स हम लोग रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज गुड्स आर रिपीटेडली यूज बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड एज ए यूजलेस। जब तक ये पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका यूज कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जांपल में टीवी, कार और स्कूटर ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा सेमी ड्यूरेबल का मतलब क्या होता होगा? तो ड्यूरेबल का मतलब जब हो गया कि आपने कहा 3 या 3 साल से ज्यादा। सेमी का मतलब 3 साल का आप आधा कर दीजिए, मतलब वो सारे गुड्स जो कि लगभग 1 ईयर या 1.5 ईयर चले, ऐसे गुड्स को हम लोग क्या कहेंगे फिर? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? इट कैन बी यूज फॉर अ ईयर और स्लाइटली मोर, मतलब 1 साल या 1 साल से ज्यादा कितना? 1.5 ईयर। These are not of very high value, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होगी, मतलब थोड़े से सस्ते होंगे। किसके कंपैरिजन में? ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरिजन में सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो है वो थोड़े से सस्ते होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें क्लोथ्स की, फर्नीचर की, इलेक्ट्रिकल गुड्स की, तो ये सारे के सारे जो गुड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? सस्ते गुड्स होते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करें हम लोग थर्ड टाइप के गुड्स की, जो कि कंज्यूमर गुड्स का ही पार्ट है। इसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स। फॉर एग्जांपल अभी मैं कुरकुरे का पैकेट खरीद के लाया, बट मैं कॉलेज में चला गया, तो कॉलेज में जैसे ही मैंने पैकेट खोला 2 मिनट में खत्म। ये तो होता है हमारे साथ। तो ऐसे गुड्स जो खोलते ही खत्म हो जाए, मतलब उसकी जो टाइम स्पैन है वो मुश्किल से मुश्किल कुछ मिनट्स, कुछ सेकेंड या कुछ आवर्स रहे, उनको गुड्स को हम लोग कहते हैं यहाँ नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स। ऐसे गुड्स जो एक बार में ही खत्म हो जाए उसको बोलेंगे हम लोग नॉन ड्यूरेबल, मतलब टाइम यहां पे डिसाइडेड नहीं होगा। चलिए, दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, पैकेट खोला खत्म, ऐसे गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। दीज गुड्स आर रिलेटिवली ऑफ वेरी लो वैल्यू, मतलब सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है भाई, खाओ और खत्म कर दो। चलिए, जैसे एग्जांपल के हम बात करें डोमेस्टिक एलपीजी, एक बार लगाया तो हो सकता है 15 दिन में, 10 दिन में ये सिलेंडर पूरा का पूरा क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो ऐसे गुड्स किस में आएंगे? नॉन ड्यूरेबल। इसमें मिल्क ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आ जाती है किसमें? नॉन ड्यूरेबल में।
आगे हम लोग बात करने वाले हैं सर्विसेज की। तो सर्विसेज क्या होती है? अब यहाँ पे सर्विसेज का मतलब ऐसा समझो कि इसमें गुड्स का एक्सचेंज तो नहीं हो रहा, बट वो सारी चीजें जो आपके कामों को आसान बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सर्विसेज। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बट मैं फिजिकल कोई गुड्स तो नहीं दे रहा, मगर आपके काम बहुत आसान करा दे रहा हूं। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग बात करें तो ये बोल रहा हूं कि अगर आप किसी चीज को बहुत ही इजी करना चाहते हो तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा एक अच्छे टीचर को। वो क्या करेगा? बहुत जो डिफिकल्ट काम होगा उसको बहुत ही आसान बना देगा। तो ऐसे ही सर्विस क्या करता है, ये सर्विस सेक्टर क्या करता है? आपके कामों को क्या कर देता है? पूरा आसान बना देता है। दीज आर नॉन मटेरियल, मैंने अभी कहा कि इसमें फिजिकल कोई भी एक्सचेंज नहीं होने वाला है। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, मगर क्या करेगा? आपके कामों को पूरा आसान बना देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लड़ाई झगड़े हो गए या कोई प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम हो गया, तो इसमें कौन आपको एडवाइस करने वाला है? लॉयर, मगर वो आपको कुछ देगा नहीं। हाँ, उल्टा ले तो लेगा मगर आपको कुछ देगा नहीं। और दूसरा हम लोग डोमेस्टिक सर्वेंट्स की बात करें तो आपके कामों को क्या करके चले जाएंगे? वो आसान बना के चले जाएंगे। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि हमारे जो कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोग को याद हो चुका है, पहला डी फॉर ड्यूरेबल, second as for semi durable, N for non durable and S for सर्विसेज। तो हम लोगों को समझ में आ चुका है कि कंज्यूमर गुड्स को हम लोगों को 4 पार्ट में याद करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करेंगे कैपिटल गुड्स की। क्या होते होंगे कैपिटल गुड्स? तो ऐसे गुड्स जो किसी भी चीज को बनाने में आपकी मदद करते हो, ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्विंग मशीन। स्विंग मशीन करती क्या है? तो वो आपके जो भी क्लोथ होते हैं उसको स्टिच करके आप तक के दे देती है। बट स्विंग मशीन तो वहीं पे है, बट वो काम कंटिन्यूअसली कर रही है। मतलब प्रोडक्शन में हेल्प करने वाली मशीन्स, प्लांट, ये सब क्या कहलाते होंगे? यहाँ पे कैपिटल गुड्स कहलाते होंगे। अब हमें लिखना क्या है इसको भी तो समझे। कैपिटल गुड्स आर जनरली फिक्स्ड एसेट्स। कैसी एसेट्स होती है? फिक्स्ड एसेट्स। मतलब इसको मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है या हम लोग नहीं करते जनरली इसको मूव। फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। अब ये प्रोड्यूसर को, चीजों को बनाने वाला जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट्स को ही हम लोग क्या कहते होंगे? कैपिटल गुड्स कहते होंगे। ओके, दीज गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, मतलब फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी, उसमें पूरा का पूरा जो भी प्लांट के एस्टेब्लिशमेंट में लग गया वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स। एंड आर रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब हमें पता है कि प्रोडक्शन आप करोगे तो पूरा का पूरा प्रोसेस चाहिए, तो पूरे प्रोसेस में जो मशीनरी काम आ रही है उन सबको हम लोग किस में कंसीडर कर लेंगे? कैपिटल गुड्स में। बट कितने सालों तक के चलने वाला है? तो सेवरल ईयर्स। हो सकता है 10 साल, हो सकता है 20 साल, हो सकता है 25 साल, हो सकता है 30 साल। आगे बोलता है एंड ऑफ हाई वैल्यू, मगर उसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा हाई। अब दूसरा बोलता है कि ये सारी, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स है तो इसमें इन्वॉल्व होता है डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन के 2 मेन रीजन होते हैं। पहला, वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब आपने उस गुड्स का क्या करा? फुल्लर यूटिलाइजेशन कर लिया, ठीक है। दूसरा, इसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ फैशन, मतलब आपने उसको यूज किया और अब मगर वो फैशन से ही बाहर हो चुका है। तो ऐसी गुड्स जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल गुड्स। तो ये 2 कारण है जिसके कारण क्या होता है? हमारी एसेट्स का वैल्यू का डेप्रिसिएशन होता है। तो हमें समझ में आ गया कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स के बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई एक कंडीशन है कि क्या सारी मशीन्स प्रोड्यूसर गुड्स होती है? क्या यहां पे सारी मशीन्स को हम लोग कैपिटल गुड्स मान ले या प्रोड्यूसर गुड्स मान ले? ये तो क्वेश्चन मार्क है। तो इन्होंने कहा कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब मानना है कि नहीं मानना, ये तो क्वेश्चन मार्क है। तो इनने बताया कि भाई जो भी कैपिटल गुड्स होती है, ओनली दोज ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल का मतलब अभी हमने समझा था वो सारे गुड्स जो लगभग 3 या 3 साल से ज्यादा यूज हो, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। विच आर यूज बाय प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स बोलता है वो सारे ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज एज प्रोड्यूसर गुड्स, नॉट एज कंज्यूमर गुड्स। कहने का मतलब क्या है भाई? ध्यान से सुनिएगा। यहां पे अगर मैं स्विंग मशीन की बात करता हूं, SM फॉर स्विंग मशीन, अगर मैं उसको टेलर शॉप पे यूज करता हूं, किस चीज के लिए? तो क्लोथ की स्टिचिंग के लिए, तब ये गुड्स मेरे लिए है कैपिटल गुड्स। बट अगर इसको मैं घर में यूज करता हूं तो ये अपने आप में क्या बन गया? कंज्यूमर गुड बन गया, ठीक है। तो ये हमें बात याद रखनी है कि सेम गुड
जो है स्विंग मशीन घर में इस्तेमाल हो रहा है या यूज हो रहा है तो वो कैपिटल गुड नहीं है, वो कंज्यूमर गुड्स है। बट उसको हम लोग अगर शॉप पे यूज करते हैं तो वो गुड क्या बन गया हमारे लिए, कैपिटल गुड बन गया। तो यहां पे यही बताना चाह रहे हैं आपको कि जितने भी मशीन्स है वो कैपिटल गुड्स नहीं होते। ठीक है, आगे बोलता है जैसे स्विंग मशीन विद अ टेलरिंग शॉप इज अ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ टेलर। तो स्विंग मशीन जो टेलर की है वो क्या है, यहां पे फिक्स्ड एसेट्स है उसकी। इट इज अ कैपिटल गुड फॉर हिम, इसके लिए क्या है वो कैपिटल गुड है। बट द सेम मशीन विद अ कंज्यूमर हाउस होल्ड इज नॉट अ कैपिटल गुड। वो अगर घर में इस्तेमाल कर रहा है तो ये कैपिटल गुड नहीं है। घर में इस्तेमाल करने के कारण क्या हो गया, ये कंज्यूमर गुड हो गया। ठीक है, तो हमें ये चीज एक क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया यहां पे। अब बोलता है फाइनल गुड्स क्या होता है, ऐसे गुड्स जिसपे अब कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती, कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं यहां पे फाइनल गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गया जैम खरीद के लाया और मैंने ब्रेड में लगा के खा लिया, तो ऐसे गुड्स क्या कहलाएंगे, फाइनल गुड्स। ठीक है, पिज्जा अगर बना बनाया मैंने ले आया और कंज्यूम कर लिया, ये फाइनल गुड्स, मतलब जिसमें अब कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। और दूसरे हम लोग गुड्स की बात करें तो दूसरे गुड्स होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब अभी भी उस पे क्या चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है कंटिन्यूअसली, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे गुड्स जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल गुड्स। and are ready for use by the final user, consumer and producer। मतलब कंज्यूमर चाहे तो भी उसको यूज कर सकता है और प्रोड्यूसर चाहे तो भी उसको यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर ब्रेड एंड बटर एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये जो ब्रेड एंड बटर है, कंज्यूमर फाइनली इसको यूज कर रहा है डायरेक्टली और क्या कर रहा है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से जो ये फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर गुड्स है, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर, इसको डायरेक्टली हार्वेस्टिंग में यूज कर रहे हैं या कल्टीवेशन में यूज कर रहे हैं। तो ऐसे गुड्स क्या बन गए हमारे यहाँ पे, फाइनल गुड्स। अब हम लोग बात करते हैं कि जो एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड्स में वो किन का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां कॉम्बिनेशन होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होते होंगे, इसका मतलब ये होता है वो सारी चीजें जो आपकी नीड्स फुलफिल करती है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा बोलता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट क्यों, क्योंकि जो पैसा लगाओगे उसी से तो आपके पास पैसा आएगा। तो जो भी आप फाइनल गुड्स में खर्चा कर रहे हो वो कॉम्बिनेशन होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर का और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का। अब ये बोलता है कि जब नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है तो हमेशा फाइनल गुड्स को ही यहां पे कंसीडर किया जाता है। ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नहीं तो क्या होगा, डबल काउंटिंग होती चली जाएगी और कैलकुलेशन क्या होते जाएंगे हमारे, बार बार चेंज होते जाएंगे। इसीलिए यहां पे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में, जीडीपी के कैलकुलेशन में हमेशा फाइनल गुड्स को ही कंसीडर किया जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। तो वो सारे गुड्स जो अभी भी प्रोसेसिंग में हैं या उस पर बार बार प्रोसेसिंग की जा सकती है, ऐसे गुड्स को हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। ध्यान से समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि मैं मार्केट से ब्रेड खरीद के लाता हूं और मेरी मान लेते हैं कि सैंडविच की क्या है, शॉप है, तो अगर मान लेते हैं मैं इस ब्रेड को डायरेक्टली कंज्यूम करता हूं तो ये मेरे लिए फाइनल गुड्स हो गया। बट जब मैं इससे सैंडविच बना के सैंडविच को मैं क्या करता हूं, मार्केट में सेल करता हूं, तो सेम ब्रेड जो है मेरे लिए क्या बन गई, इंटरमीडिएट गुड्स। तो गुड्स के यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि उसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में कंसीडर करें। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स में बोलता है कि ये सारे प्रोड्यूसर गुड्स, वो सारे प्रोड्यूसर गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो सारे गुड्स जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यहां इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे वुड यूज्ड टू मेक फर्नीचर, सारे वुड्स जो फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे, इंटरमीडिएट गुड। जैसे ये फॉर एग्जांपल भाई साहब कारपेंटर है, ये क्या कर रहे हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करके फर्नीचर बनाएंगे, चेयर्स बनाएंगे, डाइनिंग टेबल बनाएंगे, जो भी बनाए, तो ये वुड का जो यूज कर रहे हैं और उस पर बार बार प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इसके कारण ये जो गुड है वो क्या बन गया, यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड बन गया। बट ये बोलता है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स, उसकी कुछ और भी क्वालिटीज होती है कि वो हमेशा क्या करता है, विच हैव नॉट
क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन नहीं अभी क्रॉस करी, मतलब उस पे अभी प्रोसेसिंग चल ही रही है। दूसरा क्या बोलता है, इसमें अभी भी अपनी स्किल्स जोड़ना बाकी है, मतलब वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड इन दीज गुड्स। और क्या क्वालिटी होती है इसकी, विच आर नॉट येट रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर। तो ये तीनों क्वालिटी होने के कारण ही ये गुड्स जो है अपने आप में क्या बन गया, इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब मैं ये कहता हूं कि कोई भी गुड्स ना तो फाइनल गुड्स होता है ना तो इंटरमीडिएट गुड्स होता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, तो ध्यान से समझिएगा। अब फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुके होते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं ये ब्रेड है, इसको डायरेक्टली यूज कर लिया तो हो गया फाइनल गुड्स, बट अगर सैंडविच बनाने के लिए यूज कर लिया तो क्या बन गया ये अब इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब सेम ब्रेड फाइनल गुड्स भी हो सकती है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है। मतलब ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, उसके यूज पे, कि आप यूज क्या कर रहे हैं। अगर यूज फाइनली कर लिया तो कोई प्रोसेस नहीं होगी, और अब अभी चाहते हो और उस पे काम करना, तो ये क्या बन गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं और उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स। तो देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या पॉइंट हम लोगों को याद करना है, क्योंकि हम लोग अभी समझ चुके हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स होते क्या है। तो ये बोलता है पहला कि दीज गुड्स रिमेन्स विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अभी इसने लाइन ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्रॉस नहीं किया, एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स, अभी इसको यूज नहीं करने वाले ये, ठीक है। ये कौन से गुड्स है, तो इन लोगों ने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या कर लिया है, क्रॉस कर लिया, और इसको फाइनली क्या करेंगे ये लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। ध्यान समझिए, इसको याद करने का तरीका क्या हुआ, तो ये जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये अभी इन लोगों ने क्रॉस नहीं करी, मतलब स्टॉप लगा दो। अब इनने कहा बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इनने क्रॉस कर दिए तो एरो बना दो, हो गया याद, ठीक है। मतलब इसमें अभी प्रोडक्शन होना बाकी है और ये प्रोडक्शन हो चुका है। दूसरा, इसका यूज कर लिया है और इसका यूज नहीं हो सकता, किसका, इंटरमीडिएट गुड्स का, मगर इसका यूज एक बार में आप कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो अपन लोगों ने एक याद करने की कोशिश करी कि ये अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है और ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के बाहर जा चुका है। दूसरा बोलता है कि दीज गुड्स में बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा दूसरी जो भी इंडस्ट्री होगी उसके लिए हमेशा क्या रहेगा, एज अ रॉ मटेरियल रहेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अभी अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, तो अकाउंटिंग ईयर मतलब हो गया, मान लेते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इस साल में ये जो भी गुड्स होंगे दूसरी इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे, हमेशा रॉ मटेरियल का काम करेंगे। और यहां पे क्या बोलता है, दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल, ये क्योंकि अपने आप में फिनिश्ड है तो ये रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्री के बन ही नहीं सकता। दूसरा, इस पे क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस अकाउंटिंग ईयर में ये किसी के लिए भी रॉ मटेरियल नहीं बन सकता है। ये दूसरी बात हमें याद करनी है कि यहां पे अब ये रॉ मटेरियल बनेगा और ये किसी के लिए भी रॉ मटेरियल नहीं बनेगा। तीसरी क्या बात करनी है, These goods may be resold by the firms for the profit during the accounting year, मतलब इसको बार बार सोल्ड किया जा सकता है, बट इसको एक बार सोल्ड करने के बाद दोबारा सोल्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो डिफरेंस में क्या याद करना है, ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं करता है, ये क्रॉस कर लेता है। ये रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, ये रॉ मटेरियल की तरह काम नहीं करता। ये प्रॉफिट के लिए क्या कर सकते हैं, रीसोल्ड कर सकते हैं, बट ये प्रॉफिट के लिए रीसोल्ड नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा एक डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स तैयार हो गया है। आगे हम लोग बात करते हैं कि अभी पूरे गुड्स तैयार कर लिए अब हम लोगों ने, बट अब जब जैसे ही गुड्स बनाएंगे बेचेंगे तो क्या होगा, हमारा फायदा होगा, पैसा आएगा। पैसा मतलब इनकम आएगी, बट ये इनकम आएगी और चले गई तो फिर क्या होगा, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। इस इनकम को क्या करना है, हमें कंटिन्यूअसली रोटेट करना है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसके की मेनली 3 पिलर्स है। तो बोलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इट रेफर्स टू ए साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये क्या बोलता है, एक ऐसी साइकिल जहां पे क्या होगी, इनकम जनरेट होगी।
जनरेट कैसे होगी इनकम? तो आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इनकम जनरेट होगी किसके थ्रू? प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो इनकम जनरेट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है भाई? आप लोग चीजों को बनाएं। तो बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन हो गया चीजों का, अब क्या करना है? तो जो लोगों ने भी प्रोडक्शन में आपकी मदद करी है उन तक के उनका अमाउंट पहुंचाना है। मतलब कि क्या होगा? अब दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? तो हम लोगों ने समझा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इन चारों तक के ये पैसा पहुंचाना है। तीसरा क्या बोलता है? फाइनली इट सर्कुलेशन फ्रॉम द हाउस होल्ड। अब ये हाउस होल्ड कौन होते हैं? तो हाउस होल्ड होते हैं हम लोग। हम लोग जो भी चीजें यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड। ठीक है, तो हाउस होल्ड टू द प्रोडक्शन यूनिट। अब यहां प्रोडक्शन यूनिट का मतलब क्या है? तो प्रोडक्शन यूनिट को हम लोग यहां पे बोल सकते हैं फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। किस फॉर्म में पहुंचेगा उनके पास ये पैसा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि जब हम लोग अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए पैसा खर्चा करें और खुश हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेड बाय देम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होने वाला है ये किस पे होने वाला है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। बट इसको बनाएगा कौन गुड्स को? तो प्रोड्यूस बाय दीस यूनिट्स। किसने बनाया? फर्म ने बनाया। खर्चा किसने करा? हाउस होल्ड ने करा। और हाउस होल्ड ने पहले क्या करा? चीजों को बनाया। तो इसमें 3 मेन पिलर क्या आते हैं? सबसे पहला प्रोडक्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा क्या हो गया यहां पे? सर्कुलेशन। ठीक है भाई, चलिए तो अब यहां पे हम लोगों ने ये भी तो समझा कि ये जो लोग हैं पहले मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो ये लोग कौन हो गए? हाउस होल्ड। और चीजों को बनाने वाले जो लोग हैं ये कौन है बेटा? यहाँ पे फर्म्स है। तो हमें ये समझ में आ गया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहां से स्टार्ट होती है? प्रोडक्शन से, जाती कहां है? डिस्ट्रीब्यूशन पे, और फाइनली कहां जाती है? सर्कुलेशन पे। तो क्या ये प्रोसेस रुक जाएगी? नहीं, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो ये जो सर्कुलेशन प्रोसेस है ये क्या है? कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो ये बोलता है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। मतलब ह्यूमन वांट्स कभी एंड होने ही नहीं वाली। मुझे बचपन में साइकिल मिली, गाड़ी मिली, फिर 4 व्हीलर मिला, अब मैं सोच रहा हूं कि जेट प्लेन मिल जाए तो मजा आ जाएगा, फिर आगे बोलूंगा एक आध सैटेलाइट और दे दो घर वालों। ठीक है, तो इस तरीके से भाई ह्यूमन वांट जो है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाली। तो ये हम लोगों ने समझा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएंगे कि फेसेस कितने होते हैं, कितने पार्ट में ये डिवाइडेड है। तो ये बोलता है सबसे पहले इसमें आता है प्रोडक्शन फेस, मतलब चीजों को बनाना। अब इससे क्या होगा? तो इससे इनकम जनरेट होगी। दूसरा, इसके बाद इनकम जनरेट हो गई तो अब उन तक के पहुंचाना है जिन तक के क्या होने वाला है? ये पैसा पहुंचने वाला। अब पैसा पहुंचेगा तभी तो वो क्या करेंगे? चीजों में खर्चा करेंगे। तो वो जो पैसा खर्चा करते हैं मार्केट में इसको बोलते हैं डिस्पोजिशन फेस, या हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेस। मतलब ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया, फिर ये यहां गया और ये फिर यहां गया। इस तरीके से देखें तो ये देखिए सर्कुलर फॉर्म हो गया। शुरू होने के बाद ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो फेसेस में काम कर रही है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो पहला फेस है इसमें फर्म क्या करेगी? तो चीजों को प्रोड्यूस करेगी, और वो जो प्रोड्यूस करेगी उसको हम लोग बोलते हैं या तो गुड्स या तो सर्विसेज। अब ये गुड्स क्या होते हैं? तो मैंने कहा था वो सारी चीजें जिसकी कोई ना कोई क्या होगी? फिजिकल आइडेंटिटी होगी और मनी वैल्यू होगी, और वो आपके वांट्स को क्या कर सकता है? सेटिस्फाई कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे गुड्स। ठीक है, और फिजिकल वैल्यू और उसकी मनी वैल्यू होगी। दूसरा होता है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है वो सारे टाइप जिसमें आपका काम तो आसान हो जाएगा मगर आपको फिजिकल फॉर्म में कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, और इसको बनाने में जो मदद करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज। सेकंड फेज पे हम लोग आते हैं। तो अब सेकंड फेज में क्या होगा? जिन लोगों ने भी कॉन्ट्रीब्यूशन करा है उन तक के पैसा पहुंचेगा। लैंड वाले को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट और एंटरप्राइज
एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर को मिलेगा यहाँ पे प्रॉफिट। अब ये कहां पहुंचेगा, तो ये फर्म से पहुंचेगा किसके पास, हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड के पास पहुंच गया, अब क्या करेगा वो, इसको यूज करने जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यहां पे इसके यूज करने को बोलते हैं डिस्पोजिशन। ओके, तो इन द थर्ड फेज इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड इज स्पेंट ऑन देम ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। इजी लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया, जो कि जनरली किस पे होता है, गुड्स या सर्विसेज पे। और ये इसको बनाती कौन है, फर्म बनाती है। तो यहां पे हम लोगों ने समझा कि इसके फेसेस क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहां, तो हम लोग बात करने वाले हैं अब कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो मेनली दो टाइप का होता है। पहला जो कि रियल फ्लो होता है और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। अब ये रियल फ्लो का मतलब, जैसे मैं आपको रियली दिख रहा हूं या ये पेन आपको रियली दिख रहा है, मतलब इसका कोई ना कोई फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेशन होगा। बट हम लोग एक सिस्टम को पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जहां पे क्या होता था, गुड्स फॉर गुड्स या तो कमोडिटीज फॉर कमोडिटीज क्या होती थी, एक्सचेंज होती थी। बट दो लोगों के बीच में हो रही है, तो अब यहां पे भी तो हमें दो लोग चाहिए। तो वो जो दो लोग हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इस सेक्टर्स में दो लोग जो है वो है, पहला हाउस होल्ड और दूसरा जो है वो है फर्म। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होने वाला है, बट इस ट्रांजैक्शन में मैंने कहीं पे भी एक वर्ड यूज नहीं किया, मनी। और मनी के बिना तो आज कुछ नहीं होता, मगर बार्टर सिस्टम के समय क्या नहीं था, मनी था ही नहीं। तो इस तरीके का जो फ्लो है जिसमें मनी ना आए उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे रियल फ्लो। तो समझते हैं रियल फ्लो क्या होता है। तो रियल फ्लो का मतलब होता है यहां पे फिजिकल फ्लो। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज करने वाले कौन होंगे, तो वो हम लोग होंगे, मतलब हाउस होल्ड्स। अब ये हाउस होल्ड क्या करके देंगे भाई, काम करके किसको देने वाले हैं, तो जो दूसरा सेक्टर है उसका नाम है यहां पे फर्म। करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। बट जैसे ही हाउस होल्ड क्या करेंगे, चीजों को बना के देंगे, फर्म तक के पहुंचेगा। अब उसको यूज करने वाले तो वापस हाउस होल्ड हो गए, है ना। चलिए, तो ये क्या बोलता है कि ये फर्म से कहां पहुंच गए, वापस हाउस होल्ड के पास। बट इसमें बोलता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इट डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। और क्या समझाता है कि इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कितनी ग्रोथ होने वाली है इकोनॉमी में। और बोलता है कि इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन जो है अफेक्ट नहीं डालता। क्यों, क्योंकि मनी तो है ही नहीं। जब मनी नहीं है तो प्राइस फ्लक्चुएशन तो होगा ही नहीं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हाउस होल्ड का मतलब हम लोग हो गए। हम लोगों ने काम करके दिया, किसका यूज करके काम करके दिया, हम लोगों ने लैंड का यूज करा, लेबर का यूज करा, कैपिटल का यूज करा और एंटरप्राइज का यूज किया। इन सब का कॉम्बिनेशन जो है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड ने अपना काम करके दिया किसको, फर्म को, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब फर्म की जिम्मेदारी बनती है, फ्री में काम करवा लोगे क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, पैसा तो देना पड़ेगा। मगर यहाँ पैसे की बात ही नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि कौन सा फ्लो है सर, रियल फ्लो है, तो पैसे की बात नहीं करना है, नो कर देना भैया पैसे को। चलिए, तो फर्म क्या करेगी भाई, ये काम करने के बदले में इसको देगी गुड्स या सर्विसेज। अब ये गुड्स या सर्विसेज क्या होंगी, हो सकता है ये कुछ वाउचर्स या हो सकता है ये कुछ कूपन्स आपको दे दे, है ना। तो ये कूपन्स या वाउचर सब दे देगी आपको, और या तो कुछ आपको फैसिलिटीज दे देगी। तो ये हो गया गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा फ्लो हमारा कंप्लीट होता है। बट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी हमें क्या करना है, याद करना है। तो ये पहला हम लोगों ने फ्लो पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। अब दूसरे फ्लो पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। क्या होता है, तो अब यहां पे आपको यूज करना है मनी का। मतलब जो हाउस होल्ड ने आपको पूरा काम करके दे दिया है, उसके बदले में भैया उसको पैसे तो दे दो यार, मत तो करो यार ऐसा। चलिए, तो अब फर्म क्या करेगी, इसको ये पैसा दे देगी। किस फॉर्म में दे देगी, वेजेस के फॉर्म में दे देगी, सैलरी के फॉर्म में दे देगी, इनकम के फॉर्म में दे देगी। अब ये पैसा इसके पास आ गया। अब जाहिर सी बात है, पैसा देख के ईमान तो डोलता है, तो इसका ईमान डोल गया हाउस होल्ड का। अब ये क्या करेगा, मार्केट में खर्चा करने चला जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजप्शन स्पेंडिंग, या तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे इसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर।
इस कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हम लोग को क्या क्या लेना है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में मेनली आप क्या करोगे, मार्केट जाके या तो कोई गुड्स परचेज करोगे या तो किसी सर्विस को ले लोगे और वापस घर आ जाओगे। मगर ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाने वाली फाइनली कौन होती है, फर्म। तो हमें लिखना क्या है, नॉमिनल फ्लो और मनी फ्लो में हम लोग ये समझते हैं, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। जो काम करके दिया हाउस होल्ड ने फर्म को, उसके लिए आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, जहां से निकला वहीं पहुंच गया। बोलते हैं घर का बुद्धू लौट के घर आ जाए, इस तरीके से ये नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो चल रहा है भाई यहाँ पे। चलिए अब क्या करते हैं ये लोग, मार्केट में जाके क्या खरीदेंगे, या तो गुड्स या तो सर्विसेज, ओके, बाय द फर्म। और ये जो है क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू सेक्टर्स। याद हो गया हमें कि रियल फ्लो में सर ने बताया था कि मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है, और जो नॉमिनल फ्लो है उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट करना है। तो इस तरीके से हमें टाइप्स जो है वो याद हो चुके हैं, दो टाइप, रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है वो अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से काम कर सकती है। मतलब हमारे पास इतने सारे सेक्टर्स है, तो इकोनॉमी में पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे सेक्टर्स हम लोग जोड़ते जाते हैं। अब उसका देखेंगे कि इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो सबसे पहला जो सेक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं इन अ सिंपल इकोनॉमी हाउस होल्ड एंड फर्म। तो यहां कितने सेक्टर्स हो गए भाई, तो यहां 2 सेक्टर्स हो गए। तो और क्या बोल सकता हूं मैं इसको, सिंपल इकोनॉमी, या तो बोल सकता हूं 2 सेक्टर इकोनॉमी। और 2 सेक्टर इकोनॉमी में मेरा पहला सेक्टर जो है उसका नाम है हाउस होल्ड, और दूसरा जो सेक्टर है उसका नाम है फर्म। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट्स पढ़े। पहला होता है रियल और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल। ध्यान से समझिएगा। अब रियल फ्लो में क्या हुआ कि मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, और नॉमिनल में क्या हुआ, मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। अब रियल फ्लो में क्या हुआ, तो हाउस होल्ड ने फर्म को काम करके दिया, मतलब फैक्टर सर्विसेज दी। अब फर्म ने क्या करा, इसके बदले में इसको गुड्स एंड सर्विसेज दी। बट यहां इन्वॉल्वमेंट किसका नहीं था, मनी का नहीं था। बट इसी की जगह हम लोग बात करते हैं नॉमिनल फ्लो की। तो अब जो फर्म है वो पैसा दे रही है किसको, हाउस होल्ड को। किस फॉर्म में दे रही है, तो ये दे रही है भाई कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, बोल रही है कि आप जाओ पैसा खर्चा करके आ सकते हो, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो इन लोगों ने कर दिया। अब ये पैसा तो फर्म ने हाउस होल्ड को दिया, और हाउस होल्ड ने क्या कर दिया, उसको खर्चा कर दिया। तो इसी तरीके से हम लोग इसको समझे कि यहां पे इन सिंपल इकोनॉमी में रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो का क्या होने वाला है, कॉम्बिनेशन होने वाला है यहां पे। चलिए ध्यान से समझिएगा, तो रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। चलिए समझने की कोशिश करें हम लोग। ये बोलता है कि जो हाउस होल्ड है इसने सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज दी किसको, फर्म की। रियल फ्लो की बात हो रही है, तो हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को, इसके बदले में फर्म ने क्या दी, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है सर, रियल फ्लो का कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसके बदले में अब जिम्मेदारी फर्म की बनती है क्योंकि उसका काम हो गया, तो अब वो क्या देगी यहां पे, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट किसके पास पहुंची, हाउस होल्ड के पास। जैसे ही पैसा आया उसकी नीयत डोल गई, उसने कहा नहीं भाई अब खर्चा करने जाऊंगा। तो वो जो खर्चा करने जाता है उसको बोलते हैं यहां पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर किस पे करेगा, मेनली गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो लिखना क्या है ये भी तो हमें पता हो, द अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द फर्म एज अ फैक्टर पेमेंट। ये जो फैक्टर पेमेंट दी है किसने, फर्म ने हाउस होल्ड को, ठीक है, इज गिवन बैक बाय द फैक्टर ओनर्स हाउस होल्ड टू द फर्म एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मतलब ये पैसा वापस किसके पास पहुंच जाएगा, फर्म के पास, जहां से जनरेट हुआ वहीं वापस पहुंच जाएगा। तो इसको बोलते हैं हाउस होल्ड एंड फर्म का सिंपल इकोनॉमी, या तो हम लोग बोल सकते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब हम लोग आते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट इकोनॉमी में, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है इसमें अब इन्वॉल्व करेंगे हम लोग फाइनेंशियल मार्केट को। अब ये फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, एक टर्म है जिसका नाम है फाइनेंस। भाई मेरे पास बहुत ज्यादा गरीबी चल रही है, पैसा दे दो। तो उसने क्या कहा, क्या फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, मैंने कहा हाँ भाई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। तो पैसे से किसी की मदद करना कहलाता है फाइनेंशियल हेल्प, और ऐसा मार्केट जो है वो क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल मार्केट। बट ये फ्री में काम नहीं करेगा, अगर आप इससे पैसा लोगे तो इसके बदले में आपसे क्या लेने वाला है, ये इंटरेस्ट लेने वाला है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट ऐसा
मार्केट जो आपको क्या करता है, पैसे से मदद करता है। चलिए, तो अब हम लोगों को ये समझ में आ गया कि टू सेक्टर में हम लोग को ऐड ऑन करना है फाइनेंशियल मार्केट को। अब फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग बैंक्स भी ले सकते हैं, एनबीएफसी भी ले सकते हैं और मन्नपुरम गोल्ड भी ले सकते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे हाउस होल्ड से ही ये सिस्टम स्टार्ट होता है। हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी और किसके पास पहुंची, फर्म के पास। अब फर्म ने क्या करा, इसको पेमेंट करी इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हो गया हमारा एक फ्लो। दूसरा, अब इसके पास आना चाहिए पैसा, तो इसने क्या करा भाई, ये फैक्टर पेमेंट दी किसको, फर्म ने हाउस होल्ड को। ध्यान से सुनिएगा। अब हाउस होल्ड ने क्या करा, इसको खर्चा किया और इस तक के पहुंचा दिया। अब बीच में कौन बैठ गया, फाइनेंशियल मार्केट। तो हाउस होल्ड ने अपना जो पैसा था वो बैंकों में रख रखा था। देखिएगा भाई, ये यहां पे मैंने लिख दिया बैंक, और बैंक अपने आप में क्या होती है, कमर्शियल बॉडीज होती है। अब ये कमर्शियल बॉडी का मतलब ये फ्री में काम नहीं करेगी, मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चलिए, तो रुपए की बात करेंगे तो इसके पास जो पैसा रहेगा वो फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंकों तक के पहुंचाएगा। और बैंक से पैसा लेने कौन आएंगे, कंपनी वाले, इंडस्ट्री वाले, इनको जरूरत होती है। तो इनने क्या करा, बोरो कर लिया, ठीक है, किन्ने, फर्म ने। अब इनने यूज करा इस पैसे को और विथ इंटरेस्ट, क्योंकि ये कमर्शियल बॉडी है तो ये बिना इंटरेस्ट के तो आपको पैसा देगी नहीं, तो इनने अपना सेविंग जो फाइनेंशियल मार्केट के पास दिया वो विथ इंटरेस्ट दिया, इनके पास पैसा आ गया। अब ध्यान सुनिएगा, क्या ये फाइनेंशियल मार्केट ये हाउस होल्ड को लोन नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि इस पे भरोसा ही नहीं है, पैसा लेके भाग गया तो, बट ये तो इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करके रखेगा, एसेट्स तो लेके नहीं भाग सकता। और ये पैसा लेके भाग गया तो बैंकों का क्या हो जाएगा, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो हमारे यहाँ भगोड़े बढ़ते जा रहे हैं भाई, इसीलिए बैंकों ने क्या बोला कि हम हाउस होल्ड पे इतना जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम लोग टू सेक्टर में विद फाइनेंशियल मार्केट पूरा का पूरा सिस्टम समझ चुके हैं। क्या बोलता है इसमें, सेविंग ऑफ हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल मार्केट utilized by the firm for investment purpose and hence the flow of income continuous। इस तरीके से जो इनकम का फ्लो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी इन थ्री सेक्टर। अब तीसरे सेक्टर में कौन आता है, तो तीसरे सेक्टर में आती है गवर्नमेंट। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो हमारे पास पहला है हाउस होल्ड, दूसरी है फर्म, और जो तीसरा सेक्टर है जो सबके लिए कॉमन है वो है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट से खतरनाक तो कोई है ही नहीं, हाउस होल्ड को भी इनसे काम पड़ेगा और फर्म को भी इनसे काम पड़ेगा। चलिए, तो हम लोगों ने क्या करा, हमारा जो तीसरा सेक्टर है वो मान लिया हम लोगों ने गवर्नमेंट। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बोर्ड में इसका क्वेश्चन पर्टिकुलरली आता ही आता है। चलिए, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हाउस होल्ड ने सबसे पहले काम करके दिया था फर्म को, ठीक है, उसके बदले में इसके पास पैसा आ गया था, ठीक है, मगर रियल फ्लो था इसीलिए पैसा ना आके इसके पास आई थी गुड्स एंड सर्विसेज। अब नॉमिनल फ्लो की बात करें तो काम हो गया फर्म का, तो फर्म ने इसको पैसा दे दिया तो इसको बोला फैक्टर पेमेंट, और इसने क्या करा, उसका यूज कर लिया, जिसको हम लोगों ने बोला था कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब यहां फाइनेंशियल मार्केट भी एड ऑन हो गया है और गवर्नमेंट भी एड ऑन हो गया। तो हम क्या करें भाई, तो सबसे पहले हम लोग हाउस होल्ड और गवर्नमेंट का रिलेशन समझते हैं। तो हाउस होल्ड ने क्या करा, टैक्स पेमेंट करी। अब ये टैक्स क्या होता है भाई, क्वेश्चन मार्क, टैक्स क्या होता है भाई, तो कंपलसरी फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज टैक्स, ये कहलाता है टैक्स। इनने टैक्स पेमेंट करी। अब कौन कौन से टैक्स होते हैं, तो इनने कहा सर दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्वेश्चन पूछ लिया टीचर ने, भाई डिफरेंस बताओ, तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकते, इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर हो सकते हैं। एग्जांपल बताइए, तो डायरेक्ट टैक्स में एक एग्जांपल है इनकम टैक्स, ट्रांसफर नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हर किसी पे ट्रांसफर होते हुए चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। हाउस होल्ड ने टैक्स पेमेंट कर दी गवर्नमेंट को। अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरा फर्म ने भी पेमेंट कर दी। अब इसने जो पेमेंट करी इसको बोल दिया हम लोगों ने यहां पे इनकम टैक्स, इनने जो पेमेंट करी उसको हम लोग ने बोल दिया भाई कॉर्पोरेट टैक्स। दोनों से टैक्सेस किसके पास आ गए, गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट भी इनको कुछ ना कुछ फैसिलिटी देगी, भाई पैसा दिया है तो कुछ ना कुछ तो वापस लेगी, तो ये देगी ट्रांसफर पेमेंट। अब ये ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, ऐसी पेमेंट जो आपको वापस ना देना पड़े किसी को। जैसे स्टूडेंट्स को क्या मिलता है सरकार से, स्कॉलरशिप। अब जो ओल्ड एज हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, पेंशन। तो ओल्ड एज को मिलेगी पेंशन और जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मिलेगी यहाँ पे
स्कॉलरशिप, इनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट, मतलब जिसको वापस आपको ना देना पड़े गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट से अब फर्म का क्या फायदा, तो ये देगी भाई सब्सिडीज। अब ये सब्सिडीज क्या होता है, तो सब्सिडीज का मतलब होता है डिस्काउंट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो लोगों के काम आ रहा है, सरकार के काम आ रहा है, तो क्या करेंगे वो लोग, उसको भाई कम रेट को बोलेंगे कि भैया कम रेट दे दो मगर आप लोग चीजों को बना के दे दो। जैसे कोविड वैक्सीन, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है आप टैक्स कम दे दो मगर लोगों तक के कोविड की वैक्सीन पहुंचाओ। तो इस तरीके से गवर्नमेंट किसी भी चीज के प्रोडक्शन पे आपको क्या देती है, डिस्काउंट देती है, दैट इज नोन एज सब्सिडीज। और क्या होता है भाई, तो हाउस होल्ड को गवर्नमेंट फैक्टर पेमेंट भी करती है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो गवर्नमेंट की कंपनी एनटीपीसी में काम करता है, काम कर रहा है, मतलब भाई ये फैक्टर सर्विसेज दे रहा है इसमें, तो इसको भी पैसा मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट इनको जो काम करने का पैसा देती है दैट इज नोन एज फैक्टर पेमेंट। और इसकी जगह गवर्नमेंट इनको क्या देगी, तो ये करेगी गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने टाटा से ट्रक खरीदे, तो पेमेंट नहीं दोगे क्या, दोगे भाई। तो टाटा मोटर से जो भी आपने ट्रक्स खरीदे उसकी पेमेंट करेगी कौन, गवर्नमेंट, किसको, फर्म को। अब फाइनेंशियल मार्केट का गवर्नमेंट से क्या लेना देना होता है, तो यहां फाइनेंशियल मार्केट में मैं ले लेता हूं भाई सेंट्रल बैंक को, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई। तो आरबीआई से ये अपना पैसा लेगी भी और आरबीआई को पैसा देगी भी, मतलब ये क्या करेगी, अपने पास जो भी पैसा होगा वो आरबीआई के पास जमा कर देगी और वक्त जरूरत पे क्या करेगी, इसको बोरो भी कर लेगी। अब ये हाउस होल्ड और फर्म के बीच का रिलेशन क्या था यहाँ पे, तो ये अपनी सेविंग फाइनेंशियल मार्केट के पास करता था और फर्म क्या करती थी, इसकी बोरोइंग कर लेती थी, इंटरेस्ट के साथ इसको वापस चुका देती थी भाई। ठीक है, बट ध्यान से समझिएगा, अब यहां पे हाउस होल्ड भी क्या कर पा रहा है, लोन ले पा रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पे एक गारंटर बैठा हुआ है जिसका नाम है गवर्नमेंट। किसानों का पैसा डूब गया तो सरकार क्या बोलती है, ऋण माफी करो भैया, कर दो। क्यों, क्योंकि भाई किसान जो है इतनी मेहनत से बीज उगाने की कोशिश करता है, उसके बाद फसल पूरी करता है, उसके बाद आप तक के क्रॉप्स पहुंचते हैं। मान लेते हैं किसी कारण से उसकी फसल पूरी डूब जाती है, तो उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, तो सरकार उसका ऋण माफ कर देती है, मगर बैंकों को वो पैसा देती है तो उसका ऋण माफ हो गया। अब अगली फसल के लिए वो दोबारा क्या कर सकता है, लोन ले सकता है। तो इस तरीके से हाउस होल्ड को अब लोन मिलने लगेगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट बैठ गई है एज अ गारंटर। ठीक है, और ये तो फर्म हम समझ ही चुके हैं कि फर्म जो है क्या करेगी भाई, पैसा देगी तो क्या बोला हम लोगों ने, इसको फैक्टर पेमेंट। बट ये जो हाउस होल्ड है वो खर्चा करने में माहिर है, तो ये क्या करेगी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किस पे करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज पे करेगी। तो हम लोग समझते हैं लिखना क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, थ्री सेक्टर्स। गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सरकार सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इन दोनों को, इस हाउस होल्ड को, इस फर्म को, दोनों को अपने किस में रखती है, कब्जे में रखती है कि अपनी मनमानी मत करना है क्योंकि सरकार बैठी हुई है अभी। ओके, बोलता है इट एक्ट्स एज बोथ कंज्यूमर एंड अ फर्म। ये कंज्यूमर की तरह भी काम करती है और फर्म की तरह भी काम करती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा अभी थ्री सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्टॉक और फ्लो। स्टॉक का मतलब जो चीजें आपने इकट्ठा कर रखी है उसको बोलते हैं स्टॉक, जो चीजें चल रही है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लो। अंतर क्या है दोनों में, इस पे ध्यान देते हैं। बोलता है इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, जो अभी तक के बिका ही नहीं है, घर में टंकी रखी हुई है ऊपर और पानी भरा हुआ है, वो स्टॉक है। अब जो नलों से पानी बह रहा है उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे फ्लो। अब ये बोलता है आगे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका अनसोल्ड स्टॉक कितना है उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक। दूसरा बोलता है फ्लो में कि ये जो स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये चलता रहेगा, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करेगा और ये पीरियड ऑफ टाइम पे बात करेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, मेजर करने के लिए हमें पॉइंट देखना पड़ेगा पर्टिकुलरली, और यहां पे क्या देखना पड़ेगा, पीरियड, समय देखना पड़ेगा कि उसको कब कब कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट डू मीन बाय स्टैटिक, ये क्वेश्चन आया, मतलब यहां पे जो रूल है बिल्कुल फिक्स है, मतलब बिल्कुल भी क्या नहीं है भाई, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यहां बोलता है क्या है, इट इज अ डायनामिक। डायनामिक का मतलब है इजिली अप्स एंड डाउन्स ये हो सकता है। इसके बाद बोलता है नॉट टाइम डायमेंशनल, मतलब ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, बट ये टाइम पे डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि यहां पे आपको पीरियड बताना जरूरी है। ठीक है, आगे ये बोलता है यहां पे कि ये एग्जांपल में हम लोग देखें तो एक डेट दी गई है, जैसे स्टॉक जो है हमारे पास 31 जुलाई को कितना है, ये हो गया स्टॉक का पार्ट। और यहां पे अगर फ्लो की
की बात करें तो ये बोलता है कि साल भर में किस तरीके से काम चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फ्लो। तो ये डिफरेंस बिटवीन देखा हम लोगों ने स्टॉक और फ्लो के बीच में, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, लास्ट टॉपिक पे आते हैं, लीकेजेस और इंजेक्शन। लीकेज का मतलब क्या होता है भाई? लीकेज का मतलब सोचो, लीकेज का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी से पैसे का निकल जाना, और इंजेक्शन का मतलब क्या होता होगा? तो उस इकोनॉमी में पैसा बाहर से आ जाना। लीकेज का मतलब इकोनॉमी से पैसा निकल जाना, इंजेक्शन का मतलब पैसा आ जाना। तो इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो इसने बोला सबसे पहला, इट रेफर्स टू द विड्रॉल। अभी मैंने कहा लीकेज का मतलब निकल जाना, इंजेक्शन का मतलब इकोनॉमी में पैसा आ जाना। विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी से पैसा निकल गया। अब बोलता है इट रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इनटू द सर्कुलर फ्लो, पैसे का आ जाना। यहां सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? लीकेजेस रेफर्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ डिमांड। अब भाई पैसा नहीं है तो क्या होगा? लोग चीजों को खरीदना थोड़ा सा क्या कर देंगे? कम कर देंगे। विच लीड्स टू लोअर लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी। लोगों ने खरीदना कम कर दिया, जाहिर सी बात है अब बनाना भी कम करना पड़ेगा। अब इंजेक्शन में क्या बोलता है? इसके कारण यहां पे लेवल ऑफ डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी, और अगर लेवल ऑफ डिमांड बढ़ी तो जाहिर सी बात है आपका क्या बढ़ेगा? आउटपुट भी बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? लीकेजेस रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम। मार्केट में अगर इनकम ही नहीं होगी तो भाई क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा फ्लो, रिड्यूस हो जाएगा फ्लो तो चीजें क्या हो जाएंगी? महंगी। यहां पे क्या बोलता है? इंजेक्शन के कारण फ्लो ऑफ इनकम बढ़ती है, जिसके कारण चीजें क्या हो जाती है? सस्ती हो जाती है। तो यहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि चीजें कम होने के कारण यहां इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, और चीजें सस्ती होने के कारण यहां पे डिफ्लेशन क्रिएट होगा। तो ये डिफरेंस बिटवीन था लीकेजेस और इंजेक्शन का। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे कि ये जो एंटायर चैप्टर था कॉम्बिनेशन था, एक तो गुड्स का और था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। ठीक है, तो अब और वीडियोस के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है? कर हर मैदान फतेह। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों का जो मोटो है वो है लर्न टुडे एंड लीड टुमारो, मतलब आज पढ़ो कल बादशाह बन जाओ। ठीक है, तो यहां पे स्टेप अप एकेडमी, जहां पे आपको सारे ही बोर्ड्स के कंटेंट और यहां पे टीचर्स अवेलेबल है क्लास 6 से लेकर 12th, जिसमें सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स पूरे यहां पे कवर किए जाते हैं। इसके साथ ही जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनको भी क्या किया जाता है? कवर किया जाता है, जैसे नीट, क्लैट, जेईई, एआई, सीयूईटी एंड टीईटी। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे आसान काम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हम लोगों से जुड़े रहने के लिए आपको ये वेबसाइट पे क्या करना पड़ेगा? विजिट करना पड़ेगा। टिल देन टेक केयर।